जय हिंद साथियों हम लोग रेलवे का सामान्य विज्ञान पढ़ रहे थे। साथियों पहला क्लास हो चुका था, आज दूसरा क्लास है रेलवे सामान्य विज्ञान का। साथियों कल भी बताए थे आपको 5000 चैप्टर वाइज रहेगा, एमसीक्यू रहेगा और वन लाइनर भी रहेगा। ठीक है, आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। साथियों हम लोग कल पढ़े थे, आपको बताए थे कि हम लोग पहले फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद जीव विज्ञान पढ़ेंगे। तो फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे साथियों, और फिजिक्स में जो पहला चैप्टर हुआ था साथियों, उस चैप्टर को दिखाते हैं। ठीक है, आपको साथियों मैंने बताया था कि फिजिक्स में जो टोटल चैप्टर है वो मेरा टोटल जो है वो 10 चैप्टर है। ठीक है, कितना है टोटल विविध लगा के मेरा कितना है 10 चैप्टर। ठीक है, और कल जो हम लोग साथियों कंप्लीट हुआ था हम लोग का, वह हो गया था मेरा मात्रक एवं विमा तथा गति के नियम। ये पहला चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, आज हम लोग का दूसरा क्लास है और दूसरा क्लास में साथियों बल एवं बल के प्रकार को पढ़ेंगे और एक ही क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, और साथ ही इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। अगर आप पहला क्लास नहीं देखे हैं तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और साथियों 2025 में कोई भी वैकेंसी आते हैं रेलवे से रिलेटेड तो सामान्य विज्ञान से सवाल साथियों 100% पूछा ही जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो शेयर कीजिएगा दोस्तों को और वीडियो शुरू से अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है साथियों, एक क्लास जो होता है साथियों मैक्सिमम 40 से 45 मिनट का रहेगा, इससे ज़्यादा का नहीं रहेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरा चैप्टर की ओर, देखते हैं कि दूसरा चैप्टर का जो सवाल है साथियों और टॉपिक है किस प्रकार का दिया गया उसको देखते हैं। ठीक है, तो यह मेरा साथियों क्लास जो होगा वो होगा दूसरा अध्याय। ठीक है, और बल एवं बल के प्रकार। ठीक है, तो बढ़ते हैं सवाल की ओर, देखते हैं क्या है। तो साथियों आ चुका है मेरा बल का प्रकार और बल क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे बल। ठीक है, बल क्या होता है साथियों उसको देख लेते हैं। बल है साथियों किसे कहते हैं, मतलब बल जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, किसी वस्तु पर खींचने या धकेलने के रूप में परिभाषित किया गया जो बल है साथियों, हम उसको बल बोला जाता है। मतलब कोई वस्तु है, ठीक है, उसको खींचेंगे या धकेलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, बल ही बोलेंगे। बिना बल का ना खींचा सकता है और ना ही धकला जा सकता है। ठीक है साथियों, उसको हम क्या बोलेंगे, साधारण तरीका अगर कोई बोलेगा कि बल क्या है तो बल है साथियों, अगर कोई हम वस्तु को खींचते हैं या धकेलते हैं तो लगाया गया जो बल है उसको हम क्या बोल देंगे, बल बोलते हैं। लगाया गया जो हम जो कार्य किए उसको, बल को आगे बढ़ाने में, कोई वस्तु को आगे बढ़ाने में उसको हम बल बोलेंगे। ठीक है साथियों, आगे देखिए नेक्स्ट है कि वस्तु में गति के कारण जो होता है उसे बल की क्रिया के कारण होता है। ठीक है, जब कोई वस्तु एक जगह है, अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो कोई क्रिया ही हुआ साथियों। ठीक है, अगर किसी वस्तु को अगर हम गति कराएंगे तो बल तो लगेगा, तो बल की क्रिया के कारण ही होता है गति। ठीक है, बल होता है। ठीक है साथियों, बल के क्रिया के कारण ही गति होता है। ठीक है साथियों, थोड़ा सा मिस्टेक आराम से सुनिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों कि किसी वस्तु की गति, आकृति, आकार और गति को संशोधित करने की संशोधन करने की क्षमता को हम लोग कहते हैं बल। क्या कहते हैं, किसी वस्तु की गति, आकृति, आकार और गति के संशोधन करने की जो क्षमता होती है उसे बल कहते हैं। ठीक है, आगे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट, बल का जो सूत्र होता है वह होता है न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। बल का जब सूत्र प्राप्त किया जाएगा तो न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त किया जाएगा। ठीक है साथियों, बल का सूत्र होता है F बराबर ma, जहाँ m जो है साथियों मेरा वस्तु का द्रव्यमान है और a जो है मेरा वह त्वरण है। ठीक है साथियों, आगे देखिए नेक्स्ट, किसी वस्तु पर समान मात्रा में तथा विपरीत दिशा में लगाया गया बल संतुलित बल होता है। ठीक है, बोला है साथियों संतुलित बल क्या है, मतलब किसी वस्तु पर समान मात्रा में तथा विपरीत दिशा में लगाया गया बल संतुलित बल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, किसी वस्तु पर असमान मात्रा में बल लगाया जाता है तथा वस्तु अधिक बल की दिशा की ओर गति करती है, उसे बोलते हैं असंतुलित बल। नेक्स्ट है साथियों, गति बदलने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है, तो असंतुलित बल की आवश्यकता होती है गति को बदलने के लिए। नेक्स्ट है, खींचने या धकेलने की प्रक्रिया किस बल के कारण होता है, तो असंतुलित बल के कारण होता है खींचने या धकेलने की क्रिया। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है, बल कितने प्रकार का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बल 2 प्रकार का होता है, संपर्क बल और असंपर्क बल। तो साथियों देखते हैं कि संपर्क बल में जो शामिल रहता है वो कौन कौन रहता है। साथियों संपर्क बल में बोला है जो शामिल बल रहता है वो क्या क्या रहता है, तो पेशीय बल रहता है, घर्षण बल रहता है और स्प्रिंग बल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मांसपेशियों की क्रिया के कारण उत्पन्न होने वाले बल को क्या बोलते हैं, तो पेशीय बल बोलते हैं।
नेक्स्ट है साथियों, गति की अवस्था बदलने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो घर्षण बल उत्तरदायी है गति की अवस्था को बदलने के लिए। नेक्स्ट है, वह बल जो हमेशा विपरीत दिशा में होता है उसे बोला जाता है स्प्रिंग बल। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है स्प्रिंग संतुलन के द्वारा। नेक्स्ट है, गैर संपर्क बल में कौन से बल शामिल है? साथियों, गैर संपर्क बल में जो शामिल है वह है मेरा चुंबकीय बल, विद्युत स्थैतिक बल, ठीक है, और दूसरा है साथियों गुरुत्वाकर्षण बल। पहले इसमें देखेंगे साथियों कि चुंबकीय बल क्या है। तो किसी चुंबकीय वस्तु पर चुंबक द्वारा लगाए गए बल चुंबकीय बल कहलाता है। नेक्स्ट है, एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरे आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया जाने वाला जो बल होता है वह विद्युत स्थैतिक बल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों कि दो द्रव्यमान वाली वस्तु एक दूसरे पर कौन बल लगाती है? तो आकर्षण बल लगाता है साथियों, मेरा करेक्ट हो जाएगा, वो लगाता है गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब दो द्रव्यमान वाली वस्तु एक दूसरे पर कौन सा बल लगता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है साथियों, सॉरी मिस्टेक, आकर्षण नहीं गुरुत्वाकर्षण होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, किसी वस्तु के पृथ्वी की सतह पर मुक्त रूप से गिरने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट सवाल है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा किसके कारण होता है? साथियों, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का जो परिक्रमा होता है वह होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, तो साथियों इतना जो मैंने पढ़ा वो सारा का सारा जो सवाल था वो मेरा बल से रिलेटेड था। अब हम लोग घर्षण बल पढ़ेंगे। ठीक है, पहले देखेंगे घर्षण बल है क्या। तो साथियों, घर्षण बल है संपर्क में आने वाली दो सतह के बीच कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो घर्षण बल उत्पन्न होता है। ठीक है, अब ये देखेंगे कि घर्षण बल है क्या। तो वस्तु की गति के विपरीत बल जो होता है वो होता है घर्षण बल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है, वह बल जो दो वस्तु के संपर्क में आने पर उनकी सापेक्ष गति का विरोध करता है उसे बोला जाता है घर्षण बल या विरोधी बल बोला जाता है। दो वस्तु सापेक्ष आने पर अगर विरोध करता है उसको बोलते हैं घर्षण बल या विरोधी बल कहा जाता है। नेक्स्ट है, घर्षण बल का निर्भर जो करता है वह करता है दो सतहों के बीच के संपर्क के क्षेत्र में कौन करता है? घर्षण बल निर्भर। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर, ध्यान से देखिएगा। सवाल है साथियों, जब बाईं ओर कोई बल लगाया जाता है तो घर्षण दाहिने ओर कार्य करता है। बहुत अच्छा है साथियों, बोला जब कोई बाएं ओर से बल लगाएगा तो घर्षण जो करेगा काम वो दाहिने ओर करेगा। नेक्स्ट है, यदि बल दाहिने ओर लगाया जाता है तो घर्षण बाएं ओर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, संपर्क में आने वाली दो सतहों पर अनियमितता का जो कारण है वो है घर्षण। ठीक है, आगे है, अनियमितताओं की जो संख्या है साथियों अधिक होती है तो किसके कारण? वो खुरदरी सतहों के कारण होता है अनियमितताओं की संख्या। आगे है, क्या सतहों को चमकाने या बहुत अधिक स्नेह का उपयोग करके क्या किया जाता है? घर्षण को पूरी तरह से समाप्त किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ अनियमितता होगी। आगे बढ़ते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। सवाल है, बड़े पैमाने पर यदि अनियमितता को इंटरलॉकिंग से बचाया जाए तो गति अधिक सरल हो जाएगी। ठीक है साथियों, आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये जो सवाल दे रहे हैं यह सब वर्ल्ड लर्नर है। ठीक है, ये खत्म होने के बाद आपको मैंने एमसीक्यू भी कराऊंगा साथियों। ठीक है, इसलिए वीडियो स्किप न कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु आराम से चलना शुरू करती है तो घर्षण बल काबू आने के लिए आवश्यक बल का माप जो होता है वह स्थैतिक घर्षण बल होता है। आगे है, दो सतहों की अनियमितता के कारण क्या होता है? तो स्थैतिक घर्षण बल उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे है साथियों, दो वस्तु की सतह पर मौजूद अनियमितताओं के आपस में जुड़ने का परिणाम जो होता है वह होता है स्थैतिक घर्षण बल। नेक्स्ट है, गति की दिशा के विपरीत वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल को बोलते हैं गतिज घर्षण बल। आगे है, गतिज घर्षण को विभाजित किया गया है। गतिज घर्षण को विभाजित किया गया साथियों स्लाइडिंग घर्षण और रोलिंग के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, रोलिंग वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रतिरोध रोलिंग घर्षण कहलाता है। नेक्स्ट है, जब एक पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो उसके द्वारा अनुभव की जाने वाली गति के प्रतिरोध को रोलिंग घर्षण कहते हैं। नेक्स्ट है, घर्षण कम
हो जाता है। घर्षण कम जो होता है साथियों, लुढ़कने से घर्षण कम होता है, पहिया घर्षण कम कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा, ये जितने भी सवाल है ये सब वन लाइनर है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी वस्तु को समान गति से गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल का माप है, तो क्या है, स्लाइडिंग का घर्षण। ठीक है, नेक्स्ट है, जब एक पिंड से दूसरे पिंड की सतह पर फिसलता है तो एक विरोधी बल फिसलने की गति का विपरीत दिशा में कार्य करता है, जिसे कहा जाता है स्लाइडिंग घर्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा, रोलिंग घर्षण किस कारण से होता है, तो दो सतहों के बीच के संपर्क के क्षेत्र के कारण होता है रोलिंग घर्षण। किस कारण से होता है, दो सतहों के संपर्क के बीच में जो क्षेत्र होता है साथियों, उसके बोला जाता है रोलिंग घर्षण। नेक्स्ट है कि स्थैतिक घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण और रोलिंग जो होता है साथियों, वो कैसे होता है, तो दो सतहों के बीच घर्षण कैसे बढ़ता है साथियों, तो संपर्क बढ़ाकर दो सतहों के बीच का घर्षण को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों, हवा से भरे टायरों वाली साइकिल चलाना आसान होता है क्योंकि सड़क के साथ सतह का न्यूनतम संपर्क रोलिंग घर्षण होता है। ठीक है, इसके वजह से हमको चलाना साइकिल जो आता है वो आसान होता है। आगे है, घर्षण बल के बिना क्या कठिन हो सकता है, तो गीले संगमरमर के फर्श पर चलना। अगर घर्षण बल गीले संगमरमर पर कम रहेगा तो आप उसमें नहीं चल सकते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है, घर्षण बल कैसे बढ़ सकता है, तो सतहों की खुरदरा बढ़ाने से। नेक्स्ट है साथियों, स्नेहक ऐसे पदार्थ होते हैं जो घर्षण को कम कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, स्नेहक पदार्थ घर्षण को कम कर सकता है। आगे है, जूते के तलवे स्क्रू बॉल बेरिंग में घर्षण के कारण क्या होता है, तो घर्षण के कारण घिसकर क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। जब हम हथौड़े से मांसपेशीय बल लगाते हैं तो कौन सा बल दीवार में लगी कील को स्थिर कर देता है, तो घर्षण बल को स्थिर कर देता है। ये करेक्ट हो जाएगा साथियों। ये जितना भी पढ़े हम लोग घर्षण बल से रिलेटेड पढ़े, अब पढ़ेंगे हम लोग साथियों गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है इसको देखते हैं। ठीक है साथियों, तो देखेंगे वह कमजोर या दुर्बल मौलिक बल जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कार्य करता है, उसको बोलता है गुरुत्वाकर्षण बल, और इसको एफ से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है, वह कौन सा सार्वभौमिक नियम है जो सभी पिंड पर लागू होता है चाहे उनका आकार और स्थिति कुछ भी हो, वो बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों, इसमें बोला गया है, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का यह सार्वभौमिक नियम कहा जाता है। ठीक है, अब साथियों इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म है कि F बराबर जी m1 m2 r स्क्वायर। जी बराबर जो है मेरे साथियों, यह मेरा सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ठीक है, यहाँ पे है मेरे साथियों m1 m2, ये मेरा r दूरी। F जो है साथियों वस्तु के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल है, m1 है पहली वस्तु का द्रव्यमान, दूसरा m2 जो है वह दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, r है साथियों दोनों वस्तुओं के केंद्रों की बीच की दूरी। आगे बढ़ते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा, सवाल है, किसी वस्तु के पृथ्वी की सतह पर मुक्त रूप से गिरने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल उत्तरदायी होता है, मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा किसके कारण होता है साथियों, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण होता है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का परिक्रमा। नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, किसके कारण चंद्रमा द्वारा अभिकेंद्र बल लगता है। ठीक है, क्या बोला है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, किसके कारण चंद्रमा द्वारा अभिकेंद्र बल लगता है, तो पृथ्वी का आकर्षण बल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा, सवाल है, ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं किस बल के कारण एक दूसरे को आकर्षित करती है, तो वह करता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कौन सा असंपर्क बल सबसे कमजोर बल होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है साथियों वो सबसे असंपर्क जो होता है वो कमजोर बल होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे साथियों सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी। ठीक है, तो इसका मूल्य पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, जी का मान जो होता है साथियों 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम होता है। जी का जो मूल्य द्वारा स्थापित किया गया है वह है मेरे साथियों हेनरी कैवेंडिश। जी का मान जो स्थापित किया है किसने किया है, तो हेनरी कैवेंडिश ने किया है साथियों, और बहुत इंपॉर्टेंट यह सवाल है, पूछता है ये। ठीक है, आगे है, जब वस्तु
गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मुक्त पतन, फ्री ऑल भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका फ्री ऑल साथियों। जब कोई गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से ऊपर से गिरता है, ठीक है, अगर कोई वस्तु को आप ऊपर फेंकते हैं, अगर वो नीचे गिरता है तो किसके कारण? तो वो गिरता है मुक्त पतन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है, जब दो वस्तु में से एक वस्तु पृथ्वी पर रहती है तो कौन सा बल महसूस होता है? तो साथियों उसमें बल जो लगता है वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। मेरा करेक्ट हो जाएगा, क्या लगता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल के कारण होता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है साथियों आकर्षण बल के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। सवाल है, गुरुत्वाकर्षण बल जी गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण, ठीक है, फिर है गुरुत्वाकर्षण त्वरण, फिर आगे है साथियों गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान जो है साथियों अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, ध्यान से देखिएगा। और यह जो है साथियों एक सदिश राशि है। इसकी पृथ्वी का मान जो होता है वो 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से गिरने पर किसी वस्तु द्वारा महसूस किया गया जो त्वरण होता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो है वो जी होता है, ठीक है, ये छोटी जी का है। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल है, गुरुत्वाकर्षण जी का मान जो है ध्रुव पर भूमध्य रेखा पर मान से अधिक होता है। भूमध्य रेखा पर जो होता है वो अधिक होता है, ठीक है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो मान जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी बढ़ जाता है, ठीक है। क्या होता है? जब हम भूमध्य रेखा के ध्रुव की ओर जाएंगे तो मेरा जी का मान जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि हम पृथ्वी की घूर्णन गति को बदलते हैं तो बढ़ते या घटते हैं, बदलते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो जी का मान जो है गति बढ़ने पर बढ़ जाता है और घटने पर घट जाता है। जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो जी का जो मान है साथियों वह घट जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों, जब हम पृथ्वी की सतह के नीचे की ओर जाते हैं तो जी का मान जो है वो घट जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान है वह शून्य होता है। क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी का जो है वो शून्य होता है। आगे साथियों, बड़ी जी और छोटी जी के बीच में जो संबंध है वह क्या है उसको देखते हैं। आप ध्यान से देखिएगा साथियों। सवाल है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान या किसी ग्रह का द्रव्यमान m है और त्रिज्या r तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो G(m/r² होता है, ठीक है। आगे है, जहाँ F जो है साथियों वस्तु पर लगने वाला बल है और छोटी जी जो है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाला त्वरण है। और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम जो होता है वह होता है F बराबर G(m × m), मतलब छोटी m × बड़ी m/r², ठीक है। ये सूत्र पूछता है, ठीक है साथियों, ध्यान में जरूर से जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, बड़ी m जो है वह है मेरा पृथ्वी का द्रव्यमान, r जो है साथियों वह मेरा है पृथ्वी की त्रिज्या, m जो है वो मेरा वस्तु का द्रव्यमान है और f जो है वो f मेरा सूत्र है साथियों बल का F बराबर ma, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। यहाँ a जो है वो साथियों छोटी जी को क्या करता है? बताता है, ठीक है। तो mg बराबर होता है G(m × m/r²). g जो है मेरा साथियों वह फिर मेरा जी छोटी जी का जो सूत्र होता है वो G(m/r² होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। साथियों अब देखते हैं द्रव्यमान और भार को, ठीक है। पहले देखते हैं द्रव्यमान। एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता, सदैव स्थिर रहता है, उसको हम द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है। जड़त्व की क्या माप है? तो साथियों जड़त्व के समानुपाती होता है द्रव्यमान, ठीक है। और इसका जो SI मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है जड़त्व का, द्रव्यमान का, ठीक है साथियों। द्रव्यमान का जो होता है SI मात्रक जो होता है वह होता है मेरा किलोग्राम। एक बल जो लंबवत नीचे की ओर कार्य करता है, पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, वह कहलाता है क्या साथियों? W बराबर m × g, भार मेरा हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, जहाँ m जो है साथियों वस्तु का द्रव्यमान है और g जो है वो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। तो भार का SI मात्रक जो होता है वह जो होता है मेरे साथियों वो न्यूटन होता है। भार एक बल है जो नीचे की ओर कार्य करता है। क्या करता है? नीचे की ओर कार्य करता है, जिसके कारण उसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है। किसी वस्तु का भार किसके द्वारा निर्धारित होता है साथियों? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, इसलिए चंद्रमा की सतह पर भार में परिवर्तन होता है, ठीक है। चंद्रमा की सतह पर वस्तु का जो भार होता है वो पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार का जो होता है वो 1.1/6 होता है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे साथियों लिफ्ट की गति।
लिफ्ट में सवार व्यक्ति की वजन समीकरण है ये W बराबर M ब्रैकेट G प्लस माइनस A, ये मेरा सूत्र है। ठीक है, M जो है साथियों लिफ्ट में सवार व्यक्ति का द्रव्यमान है और W जो है वो लिफ्ट में सवार व्यक्ति का वजन है और G जो है मेरा वो गुरुत्वाकर्षण के कारण का त्वरण है। A मेरा मशीन का त्वरण है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं साथियों। ये मेरा सूत्र है, जब लिफ्ट द्रव्यमान वेग से ऊपर जा रहे हैं तो ये मेरा सूत्र होगा। ये मेरा आगे इस भार पर कोई भार जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, जब लिफ्ट वेग से नीचे आएगा तो मेरा इस भार में अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए ध्यान से, सवाल है यदि लिफ्ट त्वरण A के साथ ऊपर जा रही है तो W बराबर साथियों M ब्रैकेट G प्लस A बराबर mg प्लस ma। ये मेरा इस स्थिति में लिफ्ट का सवार जो है व्यक्ति का वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि लिफ्ट रस्सी टूट जाए तो क्या होगा साथियों, द्रव्यमान जो होगा मेरा उसमें क्या हो जाएगा, इस स्थिति में सवार का व्यक्ति जो शून्य, वजन जो है वो शून्य हो जाएगा जब लिफ्ट टूट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि यदि नीचे जा रही है तो ऋणात्मक हो जाएगा, टूट जाएगा तो साथियों शून्य हो जाएगा। ठीक है, और आराम से नीचे आएगा तो बढ़ जाएगा, और नीचे आराम से अगर ऊपर जाएगा तो साथियों इसमें 3 बार बताया है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो बढ़ेगा, अगर अचानक टूट गया तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आ रहा है तो ऋणात्मक हो जाएगा। अब पढ़ते हैं आगे। ठीक है साथियों, सवाल है गुरुत्वाकर्षण बल भार के द्वारा किया गया कार्य गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा है। जब किसी वस्तु को ऊंचे स्थान पर ले जाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य के कारण उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे इसका सूत्र साथियों W बराबर mgh, जहाँ m द्रव्यमान, G गुरुत्वाकर्षण त्वरण, h जो है मेरा वह ऊंचाई है। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उसे जमीन से उस बिंदु तक उठाने में किया गया कार्य को किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों इसका कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। सवाल है इसमें बोला है कि वह वेग जिस पर कोई वस्तु फेंकने पर वापस नहीं लौटती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको प्लावन वेग बोला जाता है। ठीक है, अगर कोई वस्तु का वेग फेंकते हैं साथियों ऊपर और इतना फेंका जा सकता है कि अगर वो वापस लौट के ना आए तो उसको प्लावन वेग बोला जाता है। पृथ्वी का प्लावन वेग जो होता है साथियों 11.2 किलोमीटर सेकेंड होता है। चंद्रमा का जो प्लायन वेग होता है वो 2.35 मीटर पर सेकंड होता है। और पृथ्वी के निकट कक्षा में चक्कर लगाने वाला जो उपग्रह होता है वो ध्रुवीय उपग्रह होता है। मौसम संबंधी जानकारी के लिए उपयोग जो होता है वो ध्रुवीय उपकरण ही किया जाता है। ठीक है, आगे है साथियों वह उपग्रह कौन सा है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखा तल में घूमता है। भूस्थिर उपग्रह पश्चिमी से पूर्व की ओर। द्रव्यमान केंद्र जो है साथियों वह केंद्र है जहां कोई वस्तु संतुलन की स्थिति में रहती है, उसे क्या कहते हैं, उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है द्रव्यमान केंद्र जो है साथियों वह वस्तु के अंदर या वस्तु के बाहर हो सकता है। द्रव्यमान केंद्र का उदाहरण है साथियों, ध्यान से देखिएगा द्रव्यमान केंद्र का उदाहरण। इसमें उदाहरण में बोला है बूढ़ा आदमी झुककर चलता है। ठीक है, पहाड़ पर चढ़ा हुआ व्यक्ति झुककर चलता है। नेक्स्ट है भार उठाने वाला व्यक्ति झुककर चलता है। ट्रक से अधिक भार होने पर झुककर चलता है। और पीसा की मीनार झुकी होने के बावजूद संतुलन में है। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों, इसमें है घर्षण बल। ठीक है, घर्षण बल वह राशि है जो किसी की घूर्ण गति प्रदान करती है, उसे कहते हैं क्या कहते हैं, उसे कहते हैं घर्षण बल। जैसे साथियों घर्षण बल आघूर्ण का जो सूत्र है वो है मेरा, उसको बोलते हैं साथियों लैम्डा बराबर F गुनी R। ठीक है, तो संतुलन की स्थिति में दाईं ओर का घूर्णन बाईं ओर की आघूर्ण के बराबर होता है। तो वातावरण ठीक है साथियों आघूर्ण या दक्षिणावर्त आघूर्ण। इसका उदाहरण है साथियों, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण में बोला है कुम्हार के चाक में लकड़ी पकड़ने के लिए जो छेद परिधि के पास होता है। ठीक है, आप देखे होंगे। चक्की का
हत्था परिधि के पास होता है। नलकूप का हैंडल लंबा बनाया जाता है और खिड़की और दरवाजा के हथ को सदैव स्थिर से दूर रखा जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर सरल और जटिल मशीनें बनाई जाती है, जैसे लीवर, पुली, स्क्रू जैसे होता है। ठीक है, स्क्रू जैसे किया जाता है। अभी जितना भी पढ़े साथियों, वो टोटल जो था मेरा वो 1 लाइनर था। ठीक है, 1 लाइनर। अब साथियों उसका जो पढ़ेंगे हम MCQ पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, MCQ ये सवाल है साथियों। अगर आप आंसर जानते होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए सवाल, निम्नलिखित में से क्या प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं पाया जाता है? प्रकृति में जो कभी अकेले नहीं क्या पाया जाता है? तो साथियों मेरा ऑप्शन ए है जड़ता, बी है बल और सी है संवेग और डी है वेग। तो अकेले क्या नहीं पाया जाता है साथियों? अकेले नहीं पाया जाता है मेरा वेग। क्या नहीं पाया, सॉरी, बल नहीं पाया जाता है अकेले। ठीक है, बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अकेले नहीं पाया जाता है। कौन नहीं अकेले पाया जाता है? तो बल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बल प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय नहीं है? प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय नहीं है। ऑप्शन है साथियों घर्षण बल, दूसरा है एक डोरी के में तनाव, तीसरा है स्प्रिंग में विद्युत बल और चौथा है साथियों शरीर का वजन। साथियों करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा डी, शरीर का वजन जो है वह क्या होता है? प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय नहीं है। ठीक है, मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किसी सतह पर वस्तु को समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है साथियों समान फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है स्लाइडिंग घर्षण, बी है स्थैतिक घर्षण, सी है रोलिंग घर्षण और डी है संपर्की घर्षण। तो साथियों लगातार फिसलने के लिए कौन सा घर्षण जरूरत पड़ता है? ठीक है, तो मेरा साथियों स्लाइडिंग होगा, स्लाइडिंग घर्षण मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, झुके हुए तल के माध्यम से किसी वस्तु को दी गई ऊंचाई तक उठाने में वस्तु को लंबवत उठाने की तुलना में इसमें कमी जो आता है वह क्या आता है? कमी लगाए गए बल, ठीक है, बी है आवश्यक कार्य, सी है तय की गई दूरी और डी है घर्षण बल। साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा मेरा लगाए गए बल, मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, 50 किलोग्राम और 50 किलोग्राम वजन वाले 50 किलोग्राम और 20 किलोग्राम और 50 किलोग्राम वजन वाले दो पिंड के बीच आकर्षण बल कितना होगा, जिनके बीच 2 मीटर की दूरी है? साथियों इसका वजन जो होगा वह होगा 166 गुनी 75 गुनी 10⁻⁻10 न्यूटन। मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का जो मान है वह क्या होता है? ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, बी है ध्रुवों पर सबसे कम होता है, सी ध्रुवों से विषुवत रेखा तक बढ़ती है, डी है साथियों ध्रुव और विषुवत रेखा पर समान होता है। साथियों इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी का मान का 1/6 का वहाँ भाग है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचाई छलांग लगा सकता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक छलांग लगा सकता है? ठीक है साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों मेरा बी नंबर 9 मीटर। ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का वजन 300 न्यूटन है, पृथ्वी की सतह पर उसी लड़के का तो वजन जो है वो कितना होगा? साथियों उसका होगा 1800 न्यूटन। ठीक है, साथियों इसका जो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको इसका पीछे PDF में। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों कि 20 किलो वजन वाली एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य का जो मान है जी का मान दिया गया है 10 मीटर सेकंड स्क्वायर। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन साथियों उसको पीछे मिल जाएगा। ठीक है, इसका पीछे PDF में मिल जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण द्रव्यमान m और त्रिज्या जो है वो r है, तो समानुपाती किसका होगा? साथियों यह समानुपाती जो होगा वह होगा मेरा G/m/r²। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, पृथ्वी की सतह पर एक पिंड का जो भार है W है, उस ग्रह पर उसका भार कितना है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से 15 गुना है, त्रिज्या पृथ्वी से 4 गुना है?
ठीक है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा 15/16 वाट। ठीक है, इसका सॉल्यूशन पीछे मिल जाएगा साथियों, पीडीएफ में ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे है एक काल्पनिक ग्रह पर विचार करें जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है और त्रिज्या पृथ्वी की 1/3 है। यदि जी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है तो ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होगा वह क्या होगा? तो साथियों यह होगा मेरा 9/2 जी, मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन इसका पीछे मिल जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन जो गलत नहीं गलत है? साथियों इसमें कथन पूछ रहा है कौन सा गलत कथन दिया गया है। ठीक है साथियों, इसका करेक्ट जो आंसर होगा मेरा वो हो जाएगा बी नंबर, जो है गलत का आंसर। गलत कथन है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण नियतांक GSI इकाई है, ये गलत है। ठीक है, तो साथियों मेरा करेक्ट जो आंसर दिया गया है इसमें, इसका करेक्ट जो आंसर होगा साथियों इसमें बी करेक्ट आंसर होगा, कोई गलत नहीं है। इसमें जो कथन दिया गया है 4 ABCD, इसमें चारों का चारों सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो बी मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है एक आदमी 25 किलो का सामान जमीन से उठाता है और उसे जमीन से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य जी का मान जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। साथियों इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा मेरा ए नंबर 625 जूल। ठीक है, इसका सॉल्यूशन पीडीएफ में दिया है। ठीक है साथियों, ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है 5 किलो की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जी का मान है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर -200 जूल। ठीक है, इसका सॉल्यूशन पीडीएफ में है साथियों, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को बोला जाता है दाब। मेरा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यवहारिक रूप से किसी मशीन का कार्य आउटपुट घर्षण के प्रभाव के कारण होने वाला कार्य इनपुट से हमेशा कैसे होता है? साथियों इनपुट से हमेशा वह सदैव कम होता है। क्या होता है? सदैव कम होता है। आंसर सी जो है मेरा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु लागू असंतुलित बल पर प्रभाव नहीं पड़ता है? असंतुलित बल पर प्रभाव साथियों वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। सी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है आकर्षण बल के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर परनोद जो होता है वह क्या होता है? रॉकेट पर परनोद होता है वह होता है साथियों लघु रेंज के रॉकेट हेतु स्थिर होता है। बी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है दो वस्तु के मध्य परस्पर क्रिया जो होती है क्या होती है? उसमें क्रिया होता है साथियों संवेग का। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है साथियों, वह मेरा है आंसर बी। वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने फिसलने का कार्य करता है उसे स्लाइडिंग घर्षण कहा जाता है, जो मेरा सही नहीं है साथियों। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आज हम लोग चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल मिलेंगे तीसरा चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।